एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, 17 और 18 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दी है, जाकर उसे आप देखेंगे। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया आप लोगों के लिए। आप उसे आराम से जाकर जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स की पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है। मखाना बोर्ड से रिलेटेड और जिस जिस चीज़ का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया गया था हमारे यूनियन बजट में बिहार से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, और पद्म विभूषण जिन जिन लोगों को मिला है, टोटल 7 लोगों को मिला है बिहार के, सबको सबके बारे में भी मैं बता चुका हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। तो आप उसे जाकर जरूर देखेंगे वीडियोस को। अभी हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक दिन पहले के क्या करेंगे, एक दिन पहले के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, सारी चीजों को ध्यान से करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, हु आर द मेंबर्स ऑफ सेलेक्ट कमिटी एंट्रस्टेड टू रिकमेंड नेम्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड लगातार बवाल चल रहा है, आपको पता ही है। अभी 18 तारीख को राजीव कुमार जी, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो रिटायर होने वाले हैं, है ना। उसके बाद 19 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा क्या, एग्जीक्यूटिव अकेले अपने दम पे डोमिनेटेड करके एक कमेटी को बनाएगा। एक कमेटी को जिसने जिसने जिसे उसने डोमिनेट कर रखा है, उस कमेटी के तहत ही सिलेक्शन होगा, या उसमें जुडिशरी का भी कोई रोल होना चाहिए। ठीक है, तो उसी से सवाल पूछा गया कि वो जो सेलेक्ट कमेटी है जो कि रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि इस व्यक्ति को आप इलेक्शन कमिश्नर बना दो, क्या उस सेलेक्ट कमेटी में जुडिशरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पे 19 तारीख को एक तरीके से बहस छिड़ने वाली है, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन ही किस चीज से, सेलेक्ट कमेटी से। तो सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन होते हैं ये पूरा पढ़ लेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, दैट इज राहुल गांधी जी होंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इस तरीके से कवर करते हुए आपको चलना है ना। अगर अपॉइंट करने की बात करेगा तो कौन अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट एक सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बता दिया था। सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन होगा? सेलेक्ट कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई भी एक मिनिस्टर होगा, और कौन होगा? और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस सेलेक्ट कमेटी का ही पूरा बवाल है ना। आप लगातार न्यूज में सुनते हैं कि कानून लाके जो जुडिशरी है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया 2024 के अंदर, विच इज ट्रू। ठीक है, ऐसा कर दिया गया था हमारे गवर्नमेंट द्वारा। पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि उससे पहले जो अपॉइंटमेंट होते थे उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बस ये बात क्लियरली है कि क्या बोलते हैं, जब भी जो हमारा पार्लियामेंट कानून बनाएगा उसके तहत ही सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी तक कोई भी कानून नहीं था, इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो सीधा रिकमेंड करते थे, जो भी उनको लगता था सीधा रिकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे। मतलब उस टाइम कोई कमेटी भी नहीं थी, उस टाइम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही सोल अथॉरिटी थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट उसके बाद जुडिशरी ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें जुडिशरी का भी रोल होना चाहिए, और फिर उसके बाद तो कानून लाके जुडिशरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप थोड़ा सा सोचिएगा, पर अभी के लिए आपको ध्यान रखना है सिलेक्ट कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, यहां से सवाल आने के चांसेस आपके हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एन आइंस्टाइन रिंग इन एस्ट्रोफिजिक्स, है ना। आइंस्टाइन रिंग के बारे में पूछा है, ये बताओ आइंस्टाइन रिंग क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देख लो, सारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिए हुए थे। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा अ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट फॉर्मिंग अ रिंग लाइक अपीयरेंस। ठीक है, आइंस्टाइन रिंग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लाइट पास करती है तो एक ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट की वजह से जो लाइट है आसपास बैंड हो जाती है, और उसकी वजह से वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन रिंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब लाइट का बैंड हो जाना हैवी मास ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से, चाहे वो गैलेक्सी भी हो सकती है, ब्लैक होल भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, तो इसको ध्यान रखना। इस बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ऐसे आइंस्टाइन रिंग को डिस्कवर किया है। डिस्कवर एक्चुअली 2023 में ही कर लिया था, बट अभी उन्होंने खुलासा किया कि हम लोगों ने ऐसा कुछ पाया था 2023 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उससे पहले 1987 से ही हम लोग लगातार इस टाइप के जो आइंस्टाइन रिंग है उनको ढूंढते हुए आ रहे हैं ना। आगे और भी मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑब्सैनिटी लॉज इन इंडिया
आर ट्रू, ऑब्सैनिटी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इंडिया में क्या क्या चीज ट्रू है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं इसका। इसके आपको दो करेक्ट आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये है आपका पोल, तो इसमें आपको दो करेक्ट आंसर होंगे, ए एंड बी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो जो और ऑप्शंस होते हैं वो लगाना मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर कर देना, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है ना। बीएनएस क्रिमिनलाइज करता है किस चीज को, ऑब्सैनिटी को बता रखा है ना। कौन सा सेक्शन बताया था, सेक्शन 294 बताया था, है ना, याद रखना। सेक्शन 294 क्रिमिनलाइज करता है किसको, ऑब्सैनिटी को, कि अगर आप ऑब्सैनिटी फैलाते हो किसी भी माध्यम से तो आप पे कार्रवाई करी जाएगी, 3 साल तक की सजा तक हो सकती है ना। आईटी एक्ट 2000 के बारे में बताया था कि सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट ऑब्सैनिटी के बारे में बात करता है। सेक्शन 67 की अगर आप ऑब्सैनिटी फैलाते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फैलाते हो, तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी और 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना है ना। ऑब्सैनिटी क्यों न्यूज में है, ऑब्सैनिटी है रणवीर अलाहाबादिया वाला, जो एक केस हुआ इंडियाज गॉट लेटेंट पे, है ना। तो बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं, पर्सनली भी पूछते हैं कि सर आपका क्या टेक है, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, है ना। क्योंकि रिएक्शंस अब हमें दोनों तरफ से ही देखने को मिल रहे हैं, है ना। पहले लोग उनको अपोज कर रहे थे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, रणवीर अलाहाबादी जो भी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं, और अब उनके पक्ष में जा रहे हैं कि भाई इतनी भी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। पर आपको पता है कि देखो हमें कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मच इज टू मच, है ना, कि कितना करना ठीक है, उससे ज्यादा हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में, है ना। अगर कुछ कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कह रहे हैं ना कि मोरल पुलिसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कंटेंट इज डेथ ऑफ कंटेंट, तो ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप मोरल पुलिसिंग करने लग जाते हो तो वो तो कंटेंट का डेथ हो गया। पर मुझे लगता है कोई भी कंटेंट नहीं होता, अगर आप कुछ भी करने लग जाओ वो यूट्यूब पे आके, तो वो कंटेंट नहीं कहलाएगा। उस चीज के लिए आपके पास ऑलरेडी एडल्ट वेबसाइट है। अगर आप हर टाइप के कंटेंट को अपलोड करने लग गए, एक आपको लिमिटेशन तो रखनी ही पड़ेगी ना, एक आपकी लिमिटेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो वही इस पर क्रॉस कर दिया गया था और इसकी वजह से इनके ऊपर केस हुआ है, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि हमें कम से कम एक रखना पड़ेगा, एक कि इसको हम लोग क्रॉस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और ये सर्वसम्मति से हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर इस पे कानून आने लग गया तो फिर अगेन इस कानून का मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को खुद ही समझना कि भाई हमें किस चीज को क्रॉस नहीं करना, और वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वही आई थिंक यूट्यूब के लिए और डेमोक्रेसी के लिए भी बेटर रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड तो कंप्लीट हो गया। एक और चीज देख लो कि जो ये है क्या बोलते हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत लोग बात करें, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में हमारे लिए बात करी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, कि आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, है ना। आप कुछ भी नहीं आके बोल सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे आप में, उसमें से दो चीज आपको ध्यान रखनी है, बता रखा है। एक तो है कि पब्लिक ऑर्डर, है ना, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, और डिसेंसी, है ना, मोरालिटी एंड डिसेंसी भी एक है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर। वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। तो हमें एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर आप कुछ भी बोलते हैं, गलत बोलना चाहते हैं, किसके अंदर आके दूसरों के बारे में बुरा बोलना चाहते हैं, रोस्ट करना चाहते हैं, तो वो एक तरीके से गलत ही होता है, क्योंकि रोस्ट करना भी एक तरीके से डिफेम हो गया, गाली देना एक तरीके से मोरालिटी को बिगाड़ना हो गया, है ना, समाज में व्यवस्था को बिगाड़ना हो गया। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिंक करते हुए समझते हुए चलो, और अपना जो विचार है, अपना जो थॉट है, उसको बनाते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्सले पोर्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री। मार्सले पोर्ट कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। मार्सले पोर्ट मैंने आपको बता रखा है, अभी लगातार ही न्यूज में रहा है, फ्रांस से बिलोंग करता है। और जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं उनको मैं मार्सले पोर्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब मैं आईमैक के बारे में बता रहा था, कि जो आईमैक है जिसका एक सिग्नेटरी फ्रांस भी है, तो जिस पोर्ट से होते हुए आईमैक गुजरता है, जो कॉरिडोर गुजरता है, वो कौन सा है, वो फ्रांस का मार्सेले पोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीस का अगर पोर्ट में आपसे पूछूं तो ग्रीस का पोर्ट आपको ध्यान रखना है, पायरियस पोर्ट बता रखा है, पायरियस पोर्ट। और अगर आपसे पूछूं मैं कि इटली का पोर्ट, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इटली का पोर्ट आप ध्यान रखेंगे, मसीना पोर्ट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हर चीज को थोड़ा सा समझते हुए, कवर करते हुए चलना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस, जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके साइंस एंड टेक से आ जाते हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजी होते हैं, जो कि काफी इजी क्वेश्चन इसको माना जाता है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एप्लीकेशन रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन आता है तो जनरली इजी होता है साइंस एंड टेक का, यूपीएससी का। तो इसमें पूछा कि कौन सा इज नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो इसका कॉमन एप्लीकेशन यही होगा कि वेदर फोरकास्टिंग यूजिंग एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एआई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझते हुए आपको
कवर करते हुए चलना होगा। बाद में एस्ट्रोलॉजी में भी एआई आ जाएगा, आपको भी पता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए तो नहीं है। कल मैं आपको कल क्या बता रहा था, सॉरी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हेल्थ केयर में कैसे जो ड्रग का टेस्टिंग होता है उसमें हम लोग कैसे एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। इसलिए लास्ट की क्लास देखिए, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इनॉग्रेट आदि महोत्सव 2025। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी इनॉग्रेट कर रही हैं किसको, आदि महोत्सव 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये एक एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल है। एक लाइन में आपको सारी चीज क्लियर हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये एक एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि हर साल मनाया जाता है फरवरी के महीने में। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको क्या बोलते हैं, इनॉग्रेट किया है। ये ट्राइफेड इसे एक तरीके से लॉन्च कर रहा है, इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है ट्राइफेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आता है ना। अब आदि महोत्सव में क्या होता है कि बहुत सारे आर्टिजन, बहुत सारे जो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं, मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, वो आते हैं और अपनी अपनी कलाकृतियां जो भी है उनकी, जो भी चीजें बना सकते हैं उसको बना के पेश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और पेश करने के लिए कोशिश करते हैं तो किसके सामने, तो आप समझो हम जैसे और आप जैसे कॉमन लोगों के सामने, जो कि काफी ज्यादा अछूते हैं ट्राइबल कम्युनिटी से, जो हमारे ट्राइबल के जो भाई बहन हैं उनसे काफी ज्यादा अछूते हैं, हम लोग उनके बारे में नहीं जानते अभी। तो एक तरीके से वो अपना जो भी क्राफ्ट होता है उनको हमारे सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने कस्टम्स के बारे में बताते हैं और हम लोग उनको देखते हैं और हो सके तो हम लोग उनसे कोई कोई चीजें खरीदते भी हैं, जिससे क्या होता है एक बॉन्डिंग बनता है मॉडर्न लोगों के बीच में और ट्रेडिशनल लोगों के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ट्राइबल लोगों के बीच में और जो सिटी में शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ती है किससे, आदि महोत्सव से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अलग अलग फूड स्टॉल भी लगेंगे, अलग अलग लोग आएंगे, 600-700 से ज्यादा आर्टिजन्स आते हैं और एक तरीके से अपने जो भी क्राफ्ट्स होते हैं उनको पेश करने की कोशिश करते हैं। समझना है आपको इन सारी चीजों को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने इसमें दे दिया है कि 600 से ज्यादा ट्राइबल आर्टिजन्स, 500 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड 25 फूड स्टॉल्स लग रहे हैं। 30 स्टेट से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है और एक तरीके से न्यू दिल्ली में हर बार ये मेला टाइप का लगता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया, आदि महोत्सव फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है फरवरी के महीने में। ये आपको ध्यान रखना है। इस साल 16 से 24 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑल दैट यू वैल्यू एट होम यू डोंट प्रैक्टिस अब्रॉड। ये किसने कहा है, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से एस जयशंकर साहब ने सीधा सीधा हिपोक्रेट कह दिया। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में वेस्ट जो भी कंट्रीज है उनको एक तरीके से हिपोक्रेट कर दिया, कह दिया है। किसने, हमारे एस जयशंकर साहब ने। अब हुआ क्या, इस चीज को समझो। ये गए हुए थे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, जिसके बारे में आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे गए, तो वहां पे मीटिंग होती है, हर साल ही मीटिंग होती है, तो इस बार भी मीटिंग हुई। तो इस बार एस जयशंकर साहब ने कहा कि भाई आप अपनी कंट्री में तो डेमोक्रेसी चाहते हो, ठीक है। आप कहते हो कि भाई यहाँ पे जुडिशरी जो कहती है हम लोग सब मानते हैं, ठीक है। सारी अच्छी अच्छी बातें करते हो डेमोक्रेसी, जो कि है भी आपकी कंट्रीज में, ठीक है। बट जब आप बाहर वाली कंट्रीज के साथ डील करते हो तो आप ऐसी फोर्सेस को सपोर्ट करते हो जो कि एक तरीके से व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करे, है ना। अभी आपको पता है कि बहुत बड़ा एक्सपोजे हुआ है जिसमें पता चला कि यूएस एड के माध्यम से एक तरीके से इंडिया के सिस्टम को खराब करने की कोशिश करी जा रही थी और ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को और ऐसे ऐसे ग्रुप्स को फंडिंग दी जा रही थी जो कि हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। और ये सारी चीज एक्सपोज करी गई है यूएसए के खुद के ही माध्यम से, जब से डोनाल्ड ट्रंप अभी पावर में आए हैं, है ना। अभी आपने इलॉन मस्क का भी सुना होगा कि यूएस एड्स की तरफ से काफी ज्यादा पैसा आया इंडिया में, इलेक्शंस में एक तरीके से धांधली करवाने की कोशिश करी गई और इलेक्शंस में जो पार्टी पावर में है उसको हराने की कोशिश करी गई। किसकी तरफ से, यूएस एड की तरफ से ये सारा पैसा आ रहा था। ये सारी चीज एक्सपोज करी गई है, ठीक है। तो अब जाके एस जयशंकर साहब ने खरी खोटी सुना दिया, कहां पे, वेस्टर्न कंट्री में ही जाके, वेस्टर्न कंट्री म्यूनिक जर्मनी में ही जाके उनको ही खरी खोटी सुना दी कि भाई आप अपनी कंट्री में तो कुछ और करते हो पर दूसरी कंट्री में आप पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हो और हमेशा ऐसे फोर्सेस को एक तरीके से प्रमोट करते हो जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, है ना। इससे पहले आपने एस जयशंकर साहब का एक और बयान दिया था कि यार जब यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज बार बार फोर्स कर रहे थे कि आप रशिया के साइड क्यों जा रहे हो, आप हमारे साइड क्यों नहीं आ रहे, हम लोग डेमोक्रेसी हैं, तो एस जयशंकर साहब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपने हमेशा से ही
पाकिस्तान का साथ दिया, जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर में काम करता था, ठीक है, मिलिट्री रूल के अंदर में काम करता था, मतलब जो एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है उसको आपने हमेशा सपोर्ट किया। और आज आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आपकी सिक्योरिटी खतरे में है तो हम लोग आपके साइड क्यों जाए, हम लोग रशिया के साइड ही रहेंगे और हम लोग रशिया के साथ रिश्ते खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज है यार। तो इसी चीज को एक तरीके से फिर से सामने खोल के रख दी किसने, एस जयशंकर साहब ने, और खरी खोटी सुना दी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अब ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या होता है इसके बारे में समझ लो। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये क्या है, इसे 1963 में स्टार्ट किया गया था, 1963 में स्टार्ट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और ये हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है जो कि म्यूनिक में होता है जर्मनी के, ठीक है। जैसे आपने हमारा रायसीना डायलॉग सुना होगा, इंडिया में जो रायसीना डायलॉग्स हो रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हर बार कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड कैसे काम करना चाहिए, इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी, किसकी क्या पोजीशन रहेगी, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ग्लोबल इश्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन कराता है, ORF, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिलके रायसीना डायलॉग्स कराती है दिल्ली के अंदर। तो वैसे ही एक म्यूनिक कॉन्फ्रेंस भी होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली सिक्योरिटी के लिए था, सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड डील करता था, बट अब ये ग्लोबल इश्यूज को भी उठा रहा है, क्लाइमेट चेंज को भी उठाता है, माइग्रेशन को भी उठाता है, इन सारी चीजों से रिलेटेड बात होती है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जर्मनी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें ग्लोबल लीडर्स पहुंचते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं, जैसे कि हम लोग रायसीना डायलॉग्स में रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का ही ये बयान है जिसमें एस जयशंकर साहब ने कहा कि भाई आप हमेशा अनडेमोक्रेटिक जो फोर्स होता है उसको सपोर्ट करते आए हो हमेशा से, और आप अपनी चिंता करते हो डेमोक्रेसी की, आपको कोई भी फिक्र नहीं है ना। इन्होंने इंडिया का भी एग्जांपल दिया कि कैसे यहाँ पे 2024 के इतने शानदार इलेक्शंस हुए और उसका रिजल्ट भी कितनी जल्दी आया गया, बल्कि यूएसए ऐसी जो कंट्री है वहाँ पे अभी भी इलेक्शन के रिजल्ट जो है प्रॉपरली नहीं आया, कुछ कुछ स्टेट्स के, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले डिलीवर हुए हैं, मतलब उनमें कई बार एक एक महीना लग जाता है ना। और कई जगह ऐसे देखा जाता है कि भाई हम लोग का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको ब्रीच कर दिया गया, रशिया ने ब्रीच कर दिया, इस वाली कंट्री ने ब्रीच कर दिया, चाइना ने धांधली करने की कोशिश की, बट हम लोग ऐसा एक तरीके से ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब रहे जो कि इन सारी चीजों से कम प्रूफ रहे, ठीक है, मतलब इनका ज्यादा असर ना हो पाए हमारे सिस्टम पे, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्री जो अपना मॉडल सबके सामने गिनवाती रहती है कि हमारी डेमोक्रेसी को फॉलो करो, उनके डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा किसी न किसी का ब्रीच होता रहता है, वो खुद भी एक तरीके से क्लेम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात एस जयशंकर साहब के द्वारा फिर बताई गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें उन्होंने यही बताया कि कैसे इस बार भी दिल्ली में इलेक्शंस हुए जस्ट अभी अभी, और पिछले साल आप 2024 का इलेक्शन देखिए, उसके बाद भी हम लोगों ने कई सारे इलेक्शंस को कंडक्ट किया, और हमारी इलेक्शंस में रीजनल पार्टीज भी है जो एक तरीके से अपनी दमखम से बात रखती होगी, है ना। आपने कभी यूएसए में रीजनल पार्टीज का ज्यादा नाम नहीं सुना होगा, जैसे कि हम लोग इंडिया में सुनते हैं, क्योंकि वहां पे जो नेशनल मुद्दे हैं उन्होंने एक तरीके से रीजनल मुद्दे हैं उनको कभी उठाया ही नहीं जाता, नेशनल मुद्दे ही उठते रहते हैं, ठीक है। बट हमारी डेमोक्रेसी एक रियल डेमोक्रेसी है, जिसमें जो लोग हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में भी आके एक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं नेशनल लेवल पे हमारे लोकसभा राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ज्यादा ज्यादा डेमोक्रेटिक है ना। यूएसए को अगर देखा जाए तो यूएसए में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है कि वहां पे रीजनल जो पार्टीज को खड़ी हो पाए और चैलेंज कर पाए नेशनल पार्टीज को। बट यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में तो रीजनल पार्टीज भी अपना पूरा दमखम रखती है, जैसे कि जेडीयू को ही देख लो, पूरा उन्होंने एक तरीके से अपना दमखम तो रखा ही है, बना भी रखा है, और साथ में बिहार के लिए वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से डेमोक्रेसी का ही पार्ट है कि मतलब लोगों के हाथ में पावर है, वही लोगों को चुन के भेजती है ना। इंडिया की रेलेवेंस भी देखो काफी ज्यादा है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो उसको कोई भी ऐसा डिस्प्यूट उसके लिए खड़ा नहीं करता, ठीक है। कुछ चंद बयानों को हटा दिया जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा कोई बवाल करने की कोशिश नहीं करता है कि भाई इलेक्शंस एकदम ही बेकार हुए हैं, ठीक है। हालांकि अभी लास्ट के कुछ ट्रेंड्स थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, है ना, जैसा अपोजिशन की तरफ से या कुछ पार्टीज की तरफ से क्लेम किया जाता है, बट स्टिल उन्होंने डायरेक्टली कहीं कोर्ट नहीं गए, ऐसा मतलब कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेते हैं वो लोग, बस बोल के अपना पॉलिटिक्स चमका के और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा गया है इंडिया के अंदर, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें नहीं है ना। हम लोग रीजनल पार्टीज को भी सपोर्ट करते हैं, रीजनल लोग को भी कहते हैं, अगर कोई छोटा व्यक्ति भी है वो भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वो एक एक आदमी की पार्टी बना के आगे बढ़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पीछे बहुत बड़ा गैंग होना चाहिए, है ना। ये चीज देखने को मिलता है हमारे इंडिया के इलेक्शंस में, है ना। तो इंडिया एक ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व राइज फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वीक रीच $638.26 बिलियन, ठीक है। इससे पहले ही मैंने आपको फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बता रखा था, है ना,
कि फॉरेक्स रिजर्व $5 बिलियन बढ़ गए हैं, है ना, एक वीक पहले के मुकाबले। और अब मैं आपको फिर से अपडेट दे रहा हूं कि $7 बिलियन और बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है इसके बारे में मैंने ओवरऑल आपको बता दिया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। फॉरेक्स रिजर्व है जैसे कि करेंसी या जो भी गोल्ड, जो भी ऐसा कुछ आपके पास खजाना जो भी है, करेंसी गोल्ड हो सकता है, आरटीपी हो सकता है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। उस चीज के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, बाहर से चीजें खरीद सकते हो, है ना। क्योंकि आपकी जो करेंसी ऑब्वियसली वो दूसरी कंट्री में नहीं चलेगी। अब आपसे रुपया लेके अमेरिका वाले करेंगे क्या, उनको ऐसी करेंसी चाहिए जो वो लोग यूज कर सके अपनी कंट्री में, है ना। तो इस चीज के लिए एक फॉरेक्स रिजर्व होता है हर एक कंट्री के पास, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी फॉरेक्स रिजर्व से ही वो बाहर से कोई भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंडिया के पास ये जो फॉरेक्स रिजर्व है $638.26 बिलियन का है अभी। और 1991 1992 का क्राइसिस आपको पता होगा, उस टाइम यही हमारा फॉरेक्स रिजर्व जब गिर गया था, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। और हम लोग पेमेंट बाहर से कोई भी चीज अगर हमें इंपोर्ट करनी थी तो हम लोग पेमेंट करने के लायक ही नहीं थे, है ना। उस टाइम हमारे पास सिर्फ $2.5 बिलियन के आसपास थे, 2.5 से $5 बिलियन के आसपास बचे हुए थे, जो कि अब बढ़ा के हमने काफी सक्सेसफुली $650 बिलियन के आसपास, ओवरऑल एक तरीके से याद रखने की कोशिश करो, $650 बिलियन के आसपास कर लिए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि काफी काबिल तारीफ है। बट स्टिल हम लोग बहुत सारी कंट्री से पीछे हैं। कितने कौन कौन सी कंट्री से पीछे हैं वो लोग हम लोग वो चीज हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया कि फॉरेक्स रिजर्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आप पेमेंट करने वाले हो दूसरी कंट्रीज को। और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो भी उसी को देख के आते हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये देश कभी भी कंगाल हो सकता है, नहीं तो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर और जो आपके फॉरेक्स रिजर्व है वो भी आगे नहीं बढ़ने वाले, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो फॉरेक्स रिजर्व के क्या क्या पार्ट होते हैं, इससे रिलेटेड 69 बीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मैंने भी कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है और आपको क्वेश्चन दिया भी है। एक बार मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूं, फॉरेक्स रिजर्व कौन कौन से होते हैं, किस किस माध्यम में फॉरेक्स रिजर्व को रखा जाता है, इस चीज को जानो। किस किस माध्यम से, एक तो फॉरेन करेंसी के माध्यम से रखा जाता है ना, ऐसी फॉरेन करेंसी जो कि बहुत ज्यादा चलती हो, जैसे कि यूएस डॉलर्स हो गया, यूरो हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी में हम लोग क्या करते हैं, अपने फॉरेक्स रिजर्व को रखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सेकंड हम रखते हैं गोल्ड में, और थर्ड में हम लोग रखते हैं एसडीआर में, और फोर्थ में हम लोग रखते हैं आरटीपी में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एसडीआर एंड आरटीपी ये तो आईएमएफ से रिलेटेड है, इसको जब हम लोग आईएमएफ पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको नहीं जाना, ये रिजर्व कोटा है उस चीज से होता है, और ये ड्राइंग राइट्स है, ये आपका आईएमएफ से रिलेटेड है। एक बार आप आईएमएफ पढ़ेंगे तब चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। मेन माध्यम ये है कि ये चार माध्यम से हम लोग फॉरेक्स रिजर्व को अपने बना के रखते हैं, फॉरेन करेंसी के रूप में, गोल्ड के रूप में, एसडीआर के रूप में, और आरटीपी के रूप में, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, फॉरेन करेंसी है हमारे पास, फॉरेन करेंसी है अकेले $550 बिलियन ज्यादा अकेले फॉरेन करेंसी ही होगी। और उसके बाद है गोल्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है गोल्ड, है ना। हालांकि गोल्ड के भी अब हम लोग वैल्यू को उसके जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज आपको पता ही है ना। तो समझ में आया कि फॉरेक्स रिजर्व में ये चार चीजें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, ये चीज ध्यान रख लो। आरबीआई एक्ट 1934 एक तरीके से आरबीआई को बताता है, आरबीआई को ये पावर देता है कि आरबीआई कस्टोडियन है इन फॉरेक्स रिजर्व का, ठीक है। तो समझ में आया कि इस फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करने की जो पावर किसको दी गई है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में समझ लेना, ठीक है। किसको दी गई है, ये दी गई है आपके आपके आरबीआई को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपके सेंट्रल बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 एम्पावर करता है कि आप कस्टोडियन बन के रहो किस चीज के, इन फॉरेक्स रिजर्व के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन फॉरेक्स रिजर्व की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अब यहीं से मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो आरबीआई है इसके पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व है ये $700 बिलियन को क्रॉस कर गए थे। कितने को, $700 बिलियन को हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है इंडिया का, है ना। सितंबर 2024 में हमारे पास जो ये थे $700 बिलियन को भी क्रॉस कर गए थे, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा करने वाली इंडिया चौथी कंट्री थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो भी फॉरेक्स रिजर्व है किसके पास है, वो चाइना के पास है, और किसके पास है, स्विट्जरलैंड के पास है, और किसके पास है, जापान के पास है, और फोर्थ नंबर पे इंडिया बन गई थी, जो कि $700 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व करती थी। और ऐसे करने वाली इंडिया चौथी कंट्री थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया। इससे क्या होगा, इससे लोग का इन्वेस्टर जो होंगे उनका भी एक तरीके से भरोसा बढ़ेगा कि भाई इनके पास तो ऐसी बहुत सारा खजाना बैंक में पड़ा हुआ है, इनकी ये सरकार है कभी भी कंगाल नहीं होगी, ये जो कंट्री है कभी भी कंगाल नहीं होगी, तो क्यों ना इसमें और पैसे लगाए जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आया।
तो एक तरीके से साइकिल भी बन जाता है कि आपके पास ज्यादा पैसे तो आपके पास और पैसे आते रहेंगे, है ना, जैसा कि आप नॉर्मल देखते भी हैं लाइफ में, है ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास और आएंगे, जो पहले से गरीब है वो और गरीब होता जाता है। तो वही चीज है इस केस में भी। अभी हमारे पास $700 बिलियन जो है ये हम लोगों ने सितंबर 2024 में क्रॉस कर लिया था, ठीक है। हालांकि अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम गई है, $50 बिलियन कम गए हैं। क्यों कम गए हैं इसके बाद, इसके बारे में भी बता दिया था मैंने आपको, क्योंकि आरबीआई क्या कर रहा था, आरबीआई एक तरीके से आरबीआई क्या कर रहा था, आरबीआई जो हमारी इंडियन रुपीस है उसको रिवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, रिवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहा था। रिवैल्यूएशन क्या होता है और डिवैल्यूएशन क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूं। डिवैल्यूएशन होता है जब आरबीआई खुद से ये जो करेंसी की जो वैल्यू है उसको डिसाइड करे, ठीक है, करेंसी को जो वैल्यू है उसको मार्केट पे डिपेंडेंट ना छोड़े, खुद से थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जैसे $1 जैसे 85 रुपीज है ना, तो 85 रुपीज है, तो ये डिसाइड करे अगर आरबीआई, तो इसे हम लोग कहेंगे रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन, ठीक है, मतलब आरबीआई इंटरफेयर करके या तो बढ़ाने की कोशिश करे या घटाने की कोशिश करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन, है ना। और फिर यहीं से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब मार्केट की फोर्सेस की वजह से खुद ही करेंसी की वैल्यू घटे या बढ़े तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे, घटेगा तो बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन किस केस में होता है, मार्केट वाले केस में, और रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कौन से केस में होता है, ये होता है आपके जब सेंट्रल जो बैंक है वो खुद से एंटर करके सब कुछ चीजों को चेंज करने की कोशिश करे, तब उसे हम लोग डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़े, समझ में आ गया, फॉरेक्स रिजर्व सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ भी चीज आपको छोड़ना नहीं है ना। अब $700 बिलियन था तो उसमें से $50 बिलियन डाल के निकाल के हम लोगों ने मार्केट में डालने की कोशिश की, और उसके बाद ही हमारी जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, उसको गिरते हुए करेंसी की वैल्यू है उसको बचाने की हम लोगों ने कोशिश करी थी, आरबीआई ने कोशिश करी थी, और इसकी वजह से जो हमारे $1 बिलियन है वो कुछ कम हुए थे, ठीक है। तो ये कुछ एक मैंने चार्ट बना के दिखा दिया आपको कि इस टाइप से है पूरी वर्ल्ड में। देखो किस किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के पास, इंडिया के पास, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक चीज देख लो, सेकंड पोजीशन पे जापान है, स्विट्जरलैंड नहीं, गलती से मैंने लिख दिया होगा, ठीक है। तो चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड और फोर्थ पे है इंडिया। इसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी वीक 2025 कंक्लूड्स सीमेंटिंग इंडियाज रोल एज अ ग्लोबल एनर्जी लीडर, ठीक है। तो एक इंडिया एनर्जी वीक करके एक हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, कहां पे, यशोभूमि में, यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें से बहुत सारे लोग, अराउंड हजारों हजार लोग यहाँ पे इंडिया में पार्टिसिपेट करे। 70,000 से ज्यादा विजिटर्स थे, 600 से ज्यादा एग्जीबिटर्स थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंडिया एनर्जी वीक में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यही डिसाइड किया, यही सोचा, इस चीज पर बातचीत की कि आगे ग्लोबल जो एनर्जी किस रूप में, किस तरफ आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। मतलब आगे जो हम लोग डिकार्बनाइजेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, किस तरीके से होना चाहिए, कार्बनाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा, मतलब इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है इंडिया एनर्जी वीक में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका भी हम लोग थर्ड एडिशन सिर्फ कर रहे हैं जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, और थर्ड एडिशन में ही ये एक तरीके से वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि ग्लोबल एनर्जी से रिलेटेड डील करता है, ठीक है। तो ग्लोबल एनर्जी से रिलेटेड बात करने वाला, उससे रिलेटेड एक तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाला इंडिया में इंडिया एनर्जी वीक अपने थर्ड एडिशन में ही वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन गया, जहां पे इतने बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं और इतने ज्यादा माध्यम में पहुंचते हैं, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पहुंचते हैं और इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया एनर्जी वीक समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इंडिया एनर्जी वीक होगा वो होगा 2026 के अंदर, 2025 में तो हो गया ना, 2026 के अंदर होगा, वो होगा गोवा के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी कहां पे हुआ है, 2025 में ये हुआ है न्यू दिल्ली में, यशोभूमि के अंदर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंडिया एनर्जी वीक हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिकार्बनाइजेशन कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत होगी, है ना। एनर्जी से रिलेटेड मेन चीजें बात होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इसी बीच में एमओयूज भी साइन हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, और उसकी वजह से एमओयूज भी साइन किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, और अलग अलग क्या बोलते हैं कंट्रीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी में देख लो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने पार्टनर किसके साथ किया है, पेट्रोब्रास ब्राजील के साथ इंपोर्ट करने के लिए 6 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड
डाइवर्सिफाइंग इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इंडिया एनर्जी वीक का एक ये भी माध्यम है कि हम लोग, एक ये भी मेन वर्क है कि हम लोग जो अपने एनर्जी इंपोर्ट्स उसको और डाइवर्सिफाई करें। मतलब आप एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज सोच सकते हो वो सारी चीज हम लोगों ने सोची है ताकि हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल भी बन सके। इन सारी चीजों के ऊपर जिक्र होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोगों ने सोचा है कि 6 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड हम लोग किससे मंगवाएंगे, ब्राजील से मंगवाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ब्राजील की कंपनी है पेट्रोब्रास से, उससे मंगवाएंगे हम लोग 6 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड, है ना। ब्राजील के बारे में बता रखा है, वहां पे जो भी प्रेसिडेंट है वो कौन है, लूला दा सिल्वा। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, लूला दा सिल्वा, है ना। ऐसी कंट्री है ऐसी कंपनी है बीपीसीएल, है ना। और इसराइल की इको वेव पावर, इसके बीच में भी एमओयू साइन हुआ है ताकि वो सेटअप करेंगे इंडिया फर्स्ट वेव एनर्जी पायलट इन मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग जो कंपनीज के बीच में एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हेग्सेथ टेल्स यूरोप टू स्पेंड ऑन डिफेंस एज यूएस प्रेजेंस में नॉट लास्ट फॉरएवर। ठीक है, अब ये पीट हेग्सेथ, इनके बारे में आप जानते होंगे। पीट हेग्सेथ, मैंने ऑलरेडी आपको नाम याद करा दिए। ठीक है, दो नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडियन नाम जो भी है उनके बारे में तो याद रख लो, और एक मार्को रूबियो आपको ध्यान रखना है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने और सबसे पहले किससे मिले थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले थे। और पीट हेग्सेथ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सीधी सीधी बात कह दी यूरोप को कि भाई आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, हम लोग आपकी सिक्योरिटी की चिंता नहीं करेंगे। ये मत सोचना आपकी प्रीवियस जो भी सरकार थी यूएसए में वो चिंता करती थी तो हम लोग भी करेंगे। ठीक है, और नाटो में अगर आपको सच में आप नाटो को बनाए रखना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको पैसे भी डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप क्योंकि हम लोग पैसे डालते रहे और आप लोग अपनी अपनी हेल्थ फैसिलिटी इन सारी चीज़ों को सुधारते रहो और आप सोचो कि आप ऐश करो, हम लोग पैसे देंगे, क्या बोलते हैं, जितने भी लोग यूरोप में आएंगे हम लोग उनको पैसे देंगे और क्या बोलते हैं आप इंजॉय करो, डिफेंस में आप बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं डालो। ठीक है, हम लोग सिर्फ डिफेंस का पूरा जिम्मा नहीं उठा सकते, आपको भी उसमें उठाना पड़ेगा और यूरोप को भी पैसे डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब सीधी सीधी बात ये कह दी गई है कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी की चिंता खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में इन्होंने ये भी बात करी कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है उसको भी आपको रुकना पड़ेगा। जेडी वांस की तरफ से भी कहा गया था कि जो माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स आपके अंदर घुस जाते हैं और जो इतने ज्यादा माध्यम में क्या बोलते हैं, इतने ज्यादा क्या बोलते हैं क्वांटिटी में जो इलीगल इमिग्रेंट्स और जो भी इमिग्रेंट्स पहुंच रहे हैं उसकी वजह से जो उनकी डेमोग्राफी है वो पूरी तरीके से बदल जा रही है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो यूरोप के जो यूरोपियन लोग हैं वो एक तरीके से डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा उठाया गया किसकी तरफ से, पीट हेग्सेथ की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पीट हेग्सेथ कौन है, ये है एक डिफेंस सेक्रेटरी किस चीज के, यूएसए के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 एरा में, जो कि 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा। मतलब बेसिकली यही कहना है इनका कि नाटो में भाई आप लोग भी पैसे डालो, सिर्फ हम लोग पैसे नहीं डालेंगे, नहीं तो हम लोग नाटो से ही बाहर निकल जाएंगे, अपनी सिक्योरिटी देखते रहो। ठीक है, यूक्रेन पे भी आपको पता है कि साफ साफ कर दिया गया किसकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह की तरफ से, कि भाई आप लोग यूक्रेन को अब छोड़ दो, यूक्रेन को आधा कब जाने दो रशिया को। एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया, बाकी जो बचा है उसमें से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बेच के, उसको यूज करके हम लोग पैसे निकालने की कोशिश करेंगे जो भी हम लोगों ने यूएस एड में दिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, उसने जितना भी एड दिया है 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास, 175 बिलियन डॉलर्स के आसपास, वो सारा पैसा हम लोग वापस निकालने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से यूक्रेन की, मतलब यूक्रेन को एक तरीके से उनका हाथ भी छोड़ दिया और साथ में जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी कब्जाने की बात कर रहा है कौन, डोनाल्ड ट्रंप। यूएस से बात कर रहा है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझते हुए चीजों को चलोगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतनी सारी चीज आपको क्लियर हो गई है ना। आईआईटी कानपुर डेवलप सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, तो आपको पता है कि फार्मर्स अभी फिर भी कंडीशन उनकी थोड़ी सुधरी है, बट स्टिल हमेशा से फार्मर्स जो कि हमारा पेट भरने का काम करती है उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रही है हमारे कंट्री में। ठीक है, अब यहाँ पे उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि जब वो जो भी हार्वेस्टिंग करते थे उसके बाद का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा है कि अगर आप किसी चीज की कटाई उटाई करके अपने पास रख भी लेते हैं तो मार्केट में बेचने से पहले वो बहुत सारी चीजें उसमें से खराब हो जाती थी। यह चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस चीज के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी चीजों को एक तरीके से किया, वेयर हाउस भी बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करें, तो बहुत सारी अलग अलग एक तरीके से सरकार भी कदम उठाते जा रही है इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने के लिए। ठीक है, बट आईआईटी कानपुर की तरफ से एक इनोवेशन आया है जिसमें वहां के प्रोफेसर के अंडर में कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने एक तरीके से क्या बनाया है,
एक टेक्नोलॉजी बनाई है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर पानी वानी लग जाता है किसी फल फ्रूट में या किसी अनाज अनाज में, तो उन उसको आराम से सुखाया जा सकता है, और ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है इसकी वजह से, जैसे कि फंगस लग जाएगा, अगर पानी वानी लग जाएगा तो फंगस लग सकता है आपके धान वान में, है ना, और वो खराब हो सकता है। बट उसको बचाने के लिए हम लोग सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आईआईटी कानपुर ने अभी बनाया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेन किस चीज मेन इसका काम क्या आ सकता है, मेन यही हो सकता है कि हम लोग जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको ज्यादा से ज्यादा माध्यम में बचा सकें, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये करने में हम लोग कामयाब रहते हैं, दैट मीन्स कि एक तरीके से हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, सपोर्ट ही कहेंगे उसको, अगर उनके जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद नहीं होंगे, तो एक तरीके से उनको सपोर्ट ही मिलेगा, जो फार्मर्स हैं उनका जो मेहनताना है उनको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा, तो समझ में आया कि सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर ने बनाई है, ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्मी ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ, ताकि वो बेम्बू से बने हुए बंकर्स को बनाया जा सके, ठीक है। तो ऐसा एमओयू किसके बीच में साइन हुआ है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, आर्मी और आईआईटी गुवाहाटी के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आईआईटी गुवाहाटी की जगह आईआईटी मद्रास होगा, कोई और सा आईआईटी लिखा होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना होगा, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज रोड नेटवर्क नाउ बिगर देन यूएस अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडरशिप, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में नितिन गडकरी जी का कहना है कि हमारा जो रोड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बन गया है, ठीक है। इवन यूएसए को भी हम लोगों ने पछाड़ दिया है पूरे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ पे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, दैट मीन्स की लेंथ ऑफ द रोड की बात हो रही है, ये मत समझना कि क्वालिटी ऑफ रोड भी उतनी ही अच्छी है, ठीक है। आपको पता है कि बहुत जगह आपको खड्डे वड्डे दिखेंगे, तो रोड्स की क्वालिटी तो अभी उतनी नहीं सुधरी है, बट स्टिल जो लेंथ के मामले में हम लोगों ने यूएसए को पछाड़ दिया है, ये किसका कहना है, नितिन गडकरी का कहना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं इनको 2020 से ही नोटिस कर रहा हूँ, ये लगातार ही कह रहे थे कि 2024 तक हम लोग यूएसए को क्रॉस कर जाएंगे, यूएसए से भी ज्यादा अच्छे रोड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। हालांकि क्वालिटी वाइज अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं उस लेवल पे, बट लेंथ वाइज में हम लोगों ने यूएसए को अभी क्रॉस कर दिया है। इससे पहले इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्या बोलते हैं रोड नेटवर्क वाला कंट्री था आफ्टर यूएस, ठीक है। तो यूएस के बाद इंडिया सेकंड रैंक पे था, बट अब इंडिया की रैंक फर्स्ट हो गई है। अब हमारे पास सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं रोड नेटवर्क्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा पुराना डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,88,000 किलोमीटर के आसपास हमारे पास पहले नेशनल हाईवेज थे, है ना। इससे ज़्यादा आप अराउंड 5 लाख के आसपास ले लोगे तो हमारे पास स्टेट हाईवेज थे लेंथ में, है ना। और फिर 50 लाख के आसपास आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या बोलते हैं और भी अलग अलग टाइप के रोड्स, ठीक है। अभी जब मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ ये मत समझ लेना कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, नहीं। नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, आपके लोकल रोड्स हो गए, आपके रूरल रोड्स हो गए, हर टाइप के रोड्स मिला के बात कर रहा हूँ। इसने एक तरीके से यूएसए को पछाड़ दिया है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। नेशनल हाईवेज के बारे में आप जानते ही होंगे, है ना। नेशनल हाईवेज, उससे पहले आप रोड्स के बारे में थोड़ा सा देख लो, रोड्स के बारे में देख लो कि रोड्स जो है, रोड्स जो भी जितने भी वॉल्यूम में ट्रेड होता है उसका 60%, 60 ज्यादा परसेंट अकेले रोड के माध्यम से ही होता है, ये चीज आपने पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर रोड के माध्यम से ही 60 से ज्यादा परसेंट रोड क्या बोलते हैं ट्रेड होता है, और 87% के आसपास ट्रैफिक भी अकेले रोड ही हैंडल करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया में जो नेशनल हाईवेज हैं काफी ज्यादा कम है, आपको पता है। उसमें से नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है, बट 40% ऑफ ट्रैफिक को हैंडल करते हैं अकेले नेशनल हाईवेज, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही हाल आपका स्टेट हाईवेज का भी है ना। स्टेट हाईवेज का जो मैंने लेंथ था थोड़ा सा गलत बता दिया, वो 1,86,000 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगा, ना कि 5 लाख, वो गलती से मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब इनकी जो लेंथ है कम है, बट ये जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा हैंडल करने में कामयाब रहे हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आपने नेशनल हाईवे 44 के बारे में भी जानते होंगे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है ना। श्रीनगर से स्टार्ट होगा और कन्याकुमारी तक जाएगा तमिलनाडु में, ये चीज आपने ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 44 बिहार से होकर गुजरता है कि नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको नेशनल हाईवे 44 के बारे में तो पता चल गया, श्रीनगर से होते हुए देख लो कन्याकुमारी तक जा रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है नेशनल हाईवे 44, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और बिहार से होते हुए नहीं गुजरता, ठीक है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, क्या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल
सुपर हाईवेज, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग 6 लेन के हाईवेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 4 सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? न्यू दिल्ली को, गुजरात को, तमिलनाडु को एंड कोलकाता को। ठीक है, न्यू दिल्ली, गुजरात, कोलकाता एंड चेन्नई को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर किसके बीच में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्थ साउदर्न कॉरिडोर किस चीज के बीच में है, तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन बना भी है, क्या बना है कि ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर किसके बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है ये है सिलचर के बीच में, आसाम के सिलचर से, आसाम के सिलचर से ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर आपसे पूछा जाए तो आसाम के सिलचर से आपको ध्यान रखना है गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे ही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में आप मुझे बताएंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है। ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न मैंने आपको बता दिया, सिलचर आसाम से लेकर आपका जाएगा गुजरात के पोरबंदर तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के बारे में, है ना। 6 लेन के हाईवेज बनेंगे, इन 4 सिटीज को एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है 4 स्टेट्स को। और देख लो, और हम लोग क्या देख सकते हैं, और आपको पता होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम लोगों ने 1995 में सेटअप किया था, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे हाईवेज हैं उनका देखभाल करती है, उनको ऑपरेट करने की कोशिश करती है ना। ये किसके अंडर में है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स। और इसके मालिक कौन है? इसके मालिक है नितिन गडकरी अभी फिलहाल तो, है ना। और देख लो, और इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसे 1965 में, 65 है कि 60, एक बार आप थोड़ा चेक कर लेना, इसको सेटअप किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और ये जो हमारे बॉर्डर पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको संभालने की कोशिश करता है। कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आज से 5-6 दिन पहले मैंने आपको यही बताया था कि बीआरओ अभी भूटान में प्रोजेक्ट दंतक भी चला रहा है, भूटान में प्रोजेक्ट दंतक भी चला रहा है और उसके तहत वहां पे रोड्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे? भूटान के अंदर, प्रोजेक्ट दंतक के अंदर, है ना। तो इसको भी थोड़ा आपको समझते हुए चलना है। बीआरओ के बारे में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1965 या 60 एक बार थोड़ा चेक कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आएगा और यही भूटान में प्रोजेक्ट दंतक चला रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा, कुछ भी चीजें छोड़नी नहीं है। अब हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक देखिए, होम मिनिस्ट्री सीक्स प्रेसिडेंट नोट टू प्रोसिक्यूट फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। ठीक है, तो अब होम मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट से एक तरीके से परमिशन ली है कि भाई सत्येंद्र जैन को हमें प्रोसिक्यूट करने दो, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, जितनी इनकी सैलरी भी नहीं थी उससे ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टी है, तो हम लोग इनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इनके ऊपर एक तरीके से प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हाँ भाई जो करना है करो, आप कर सकते हो। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये है, मैंने ये जो न्यूज है इसको इसलिए इंक्लूड किया कि आप बताएं कि प्रेसिडेंट से आपको नोट लेने की, प्रेसिडेंट के अनुमति लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, जो भी जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, बट अभी इनको लेने की क्या जरूरत है, अभी तो ये मिनिस्टर नहीं है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो मिनिस्टर थे जब इन्होंने कुछ गलत काम किया था जिसकी वजह से इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तो उस टाइम ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे थे। और अगर कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करता है उसके खिलाफ आपको जाना है, तो आपको जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए आपको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया था। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएंगे, है ना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए, हर एक चीजों को देखिए और रोज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ। आपको जो क्वेश्चन हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल चुके हैं, है ना। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा और फिर कल आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो